आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत और रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 13 मोटिवेटिंग एंड रिवार्डिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस हम लोग कर रहे थे। इसका पार्ट 2 मैनेजिंग मोटिवेशन थ्रू गोल्स एक्सपेक्टेशंस एंड फीडबैक आज हम लोग करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का मकसद क्या था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से मोटिवेशन जो है वो दी जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ अब आ जाती है, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या है? गोल कहते हैं किससे हैं? गोल हम कहते हैं डिज़ायर्ड फ्यूचर स्टेट, कि आने वाले वक्त में हम एक लेवल सेट कर लेते हैं कि हाँ जी हमने इस हालत में पहुँचना है। ठीक है, वो गोल है। Goal setting, the process of motivating employees and clarifying their role perceptions by establishing performance objectives. A goal is a desirable future state that an organization or person attempts to realize. Goal setting improves role perceptions and consequently clarifies the direction of employee effort. अब बेसिकली ये क्या है, जब फ्यूचर के बारे में पहले से बात कर ली जाती है, हाँ जी ये काम होना चाहिए, ये काम हमने अचीव करना है, यहाँ तक पहुँचना है, तो एम्प्लॉइज़ क्या होता है फिर उसको माइंड में रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। ठीक है, हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि गोल के बारे में कि गोल में 3 चीज़ें जो है वो लाजमी होनी चाहिए। तो जब भी आप गोल सेटिंग करते हो इन तीनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं कि गोल जो है प्रिसाइज और मेजरेबल होना चाहिए, वही होना चाहिए। गोल आपने वही बनाना है जो बाकी जिसको आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, आप उसकी कैलकुलेशन करके रखते हो, हाँ जी इतने टाइम में इस तरह से हम स्ट्रेटजी बना के ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि दूसरा जो है, अच्छा ये गोल्स जो है जो हम दूसरा कह सकते हैं कि गोल्स जो हैं ये एम्प्लॉइज़ के लिहाज से बनाए जाते हैं। अगर आप एज अ टीम चल रहे हो तो उनके लिहाज से बनाएंगे जिनका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, और अगर सिंगल एम्प्लॉय के तौर पे है तो उसके लिए भी वो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि जो गोल है वो हमारा चैलेंजिंग भी होना चाहिए और रियलिस्टिक बेस होना चाहिए, कि वो चीज़ हम लोग वाकई कहें कि वो अचीव की जा सकती है, रियलिटी में उसका कोई कंसेप्ट है, वो वाकई रियल लाइफ में बेस करता है। ठीक है, ये हमारे पास गोल सेटिंग आ जाता है। इसके साथ ही हमारे पास फिर नेक्स्ट बनता है कि मोटिवेशन के लिए गोल सेटिंग के साथ लिखता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है कि आप एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली चेक कर रहे होते हो और उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो बाद में। ठीक है, साथ पता चल रहा होता है कि क्या चीज़ पॉजिटिव है क्या चीज़ नेगेटिव है। क्वेश्चन यहाँ पे है, राज, न्यू मैनेजर एट टेलीकॉम इंटरनेशनल, इन हिज फर्स्ट मीटिंग एट द कंपनी टोल्ड हिज एम्प्लॉइज दैट द सेल्स गोल्स वर सिग्निफिकेंटली enhanced for this year and he expects all of his employees to buckle down and work hard to meet the goals. Raj instructions violates which of the aspect of effective goal setting? Precise and measurable, equitable, expectancy oriented, timely. अब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, इसके बारे में आपने एनालिसिस करना है, देखना कि कौन सा है, इसमें क्या आंसर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है? अ मोटिवेशन थ्योरी बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वर्क एफर्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड बिहेवियर्स दैट पीपल बिलीव विल लीड टू डिज़ायर्ड आउटकम्स। कहते हैं कि ये इंसान की एक्सपेक्टेशन के लिहाज से होती है कि वो अपनी एक्सपेक्टेशन को किस तरह से डायरेक्शन देते हैं कि आगे कुछ खास जो डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं वो हासिल किए जाएं। इससे क्या होता है, जब वो एक्सपेक्टेशन के बाद इस तरह का बिहेवियर बन जाता है कि डिज़ायर्ड आउटकम को अचीव किया जा सकता है। इस थ्योरी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, E to P, ठीक है, P to O एंड आउटकम वेलनेस। E to P क्या चीज़ है? E to P एफर्ट टू परफॉर्मेंस थ्योरी। एफर्ट टू परफॉर्मेंस थ्योरी कहते हैं कि ये क्या है, एक बंदे की एफर्ट के ऊपर है कि वो किस तरह के इंडिविजुअल के परसेप्शन है कि वो एफर्ट कितनी एफर्ट करता है और उसको फिर डिज़ायर्ड लेवल ऑफ जो हम कह सकते हैं आउटकम, जो है डिज़ायर्ड आउटकम उसको मिल सकता है। सॉरी, आउटकम नहीं, यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। इतनी एफर्ट करनी है कि उसे डिज़ायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मिल सके। ठीक है, E to P एक्सपेक्टेंसी हम इसे नाम देते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी दैट एफर्ट विल रिजल्ट इन अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कि एफर्ट और परफॉर्मेंस 2 चीज़ें आपस में लिंक है। अब यहाँ पे आप खास मेहनत करते हो, एफर्ट करते हो, तो आपको
उसकी परफॉर्मेंस क्या मिल सकती है कि या तो आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हो या आप बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्म करते हो। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो हम कहते हैं कि इसमें क्या है 1-1 प्रोबेबिलिटी होती है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, इसकी 1 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आपकी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, आपकी एफर्ट जो है वो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर सकती और इस लेवल पे हम लोग कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। और अगर हम ये कहें कि इस एफर्ट से हमें डिज़ायर्ड जो परफॉर्मेंस है वो मिल जाती है तो हम उसे नाम देते हैं कि वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी 1 है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है P2O एक्सपेक्टेंसी। P2O परफॉर्मेंस टू आउटकम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इन स्पेसिफिक आउटकम्स। इसमें क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉइज़ बिलीव करते हैं कि जब वो परफॉर्म करेंगे तो उन्हें डिज़ायर्ड आउटकम जो है वो मिल जाएगा। इस सूरत में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है 1। और अगर आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हो लेकिन फिर भी आपको जो है उसके डिज़ायर्ड रिजल्ट आउटकम नहीं मिल सकते तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है आउटकम वैलेंसेस। आउटकम वैलेंसेस क्या है, द आउटकम्स पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू टू द एम्प्लॉइज़। इस चीज़ को क्या हम कह सकते हैं, सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन, कि या तो एक बंदा अपने आउटकम से जो उसको मिल रहे हैं उससे सेटिस्फाइड होता है या फिर वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता। ये आपको डायग्राम की मदद से पता चल रहा है। एफर्ट से परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस से आगे जाके क्या चीज़ बन रही होती है, आउटकम बन रही होती है। आउटकम या 1 होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, या आउटकम, वो दोनों ऑप्शन जो है आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं आउटकम बैलेंस क्या है, वो एम्प्लॉई जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है अपनी परफॉर्मेंस से, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हम उसे कहते हैं कि वो नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर जब बात करें हम लोग E2P एक्सपेक्टेशंस का, ठीक है, एफर्ट टू परफॉर्मेंस, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें एम्प्लॉइज़ जो है वो ये यकीन रखते हैं, उनका ये बिलीफ होता है कि वो अच्छे तरीके से अपनी जॉब को परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट इम्प्लिकेशंस का जिक्र किया जाए तो यहाँ पे होता है कि जब मैनेजमेंट एक एम्प्लॉई को हायर कर रही है तो वो उसमें वो डिज़ायर्ड स्किल्स जो होंगी वो देखेगी, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन के लिहाज से, जॉब रिक्वायरमेंट के लिहाज से जो है वो अपॉइंट करेगी, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए P2O एक्सपेक्टेशंस, परफॉर्मेंस टू आउटकम, तो यहाँ पे होता है कि अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, ये बिलीफ जो है वो एम्प्लॉइज़ में ज़्यादा होता है। इसमें क्या होगा, मैनेजमेंट इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, जो जॉब परफॉर्मेंस है वो अच्छे तरीके से मेजर की जा रही हो, ठीक है, आउटकम्स को पहले से ही अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा हो, कितने एम्प्लॉइज़ रिवार्ड देंगे ये मैनेजमेंट की तरफ से बताया जा रहा हो, एग्जाम्पल सेट हों कि अच्छा परफॉर्म करो तो इतना रिवार्ड मिलता है, इस तरह की एग्जाम्पल जो है वो शो हो रही हों। लास्ट पे जो हमारे पास आ जाता है बैलेंसेस ऑफ आउटकम, इसमें क्या होता है कि आप जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस चाह रहे हो उसके वजह से आपको कितने पॉजिटिव आउटकम्स मिल रहे हैं। इसमें ये है कि मैनेजमेंट ये देखना होता है कि इंडिविजुअली जो बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको भी जो है रिवार्ड्स आपने देने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। रिवार्ड्स कौन कौन सी तरह से होते हैं हमारे पास। रिवार्ड 2 तरह से के होते हैं, एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स और इंट्रिंसिक रिवार्ड्स। एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स कौन से हैं, anything received from another person that the recipient values and is contingent on his or her behavior or results, paychecks, performance bonuses, praise and other forms of recognition। हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स क्या है कि वो किसी भी एक अच्छी फॉर्म की सूरत में है, ठीक है, हम कहते हैं कि पैसों की सूरत में या कुछ इस तरह का बेनिफिट दिया जा रहा होता है। अब जो है इंट्रिंसिक रिवार्ड्स, ये हम कहते हैं कि ये इमोशनल इंकरेजमेंट दी जा रही होती है, मतलब हम कहते हैं कि एक बंदा अच्छे परफॉर्म कर रहा है उसको खाली थपकी लगा के हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, या उसको अपनी एक बेनिफिट मिल रहा है, अपने एक लेवल हो रहा है, हाँ जी मैं बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, तो कहते हैं अ पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस रिजल्टिंग डायरेक्टली एंड नेचुरली फ्रॉम द इंडिविजुअल्स बिहेवियर और रिजल्ट्स, लर्निंग अ न्यू टास्क, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, ये आपके पास कौन से हो गए हैं, इंट्रिंसिक रिवार्ड्स हो गए हैं, ठीक है। मोटिवेशन थ्रू एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स, अब किस किस तरह के एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं। मेंबरशिप एंड सीनियरिटी बेस्ड रिवार्ड्स, आप
सीनियरिटी बेस के ऊपर रिवार्ड दे रहे होते हैं। हाँ जी, एक क्लर्क है तो उसको वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको इतना रिवार्ड देंगे, मैनेजर को उसको उससे हायर लेवल के ऊपर के हिसाब से दे देंगे, ठीक है। इसी तरह फिर आपके पास यूज़ होता है जॉब स्टेटस बेस्ड रिवार्ड। जॉब स्टेटस आप देख के फिर उसको रिवार्ड दे रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। कम्पिटेंसी बेस्ड रिवार्ड्स, आप ये देख रहे होते हैं कि एक बंदा कितना कम्पिटेंट है, जितना कम्पिटेंट होगा उसके हिसाब से उसका रिवार्ड डिज़ाइन किया जाता है। परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड, फिर आप ये देख रहे होते हैं कि हाँ लो लेवल से टॉप लेवल तक जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसको फिर उसके हिसाब से रिवार्ड्स दिए जा रहे होंगे। अब इसमें नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स, मतलब कि जिसमें पैसे नहीं दिए जा रहे, ठीक है, आउटिंग टूर करवा दिए, इस तरह के जो रिवार्ड्स दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपके नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स आ जाते हैं। उसके बाद इंप्रूविंग परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, हम ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर लेते हैं कि जो जितना अच्छा परफॉर्म करता जाएगा उसकी वो प्रमोशन होती जाएगी अप्रेजल सिस्टम, या तो फाइनेंशियल फॉर्म में या फिर दूसरी तरह से जो रैंक फॉर्म में हम कह सकते हैं। रिवार्ड्स एम्प्लॉयज़ इक्विटेबली, आप फिर ये करते हो कि तमाम एम्प्लॉयज़ को एक जैसे ही बेनिफिट्स दे देते हो, ठीक है। हाउ टू एक्यूरेटली इवेलुएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सबसे अहम और मुश्किल प्रोसेस होता है कि किस तरह से आपने इवेलुएशन करनी है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की। यूज़ मोर ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेजर्स, ऑब्जेक्टिव मेजर्स जो देखते हो परफॉर्मेंस मेजर करने के तरीके आप अपनाते हो। यूज़ एंकर्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं, मेथड्स यूज़ होते हैं, वो यूज़ करके आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे होते हो। यूज़ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, आप परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन अपने डिफरेंट रिसोर्सेज से हासिल करते हो, उसके ऊपर फिर इवेलुएशन करते हो। यूज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रेनिंग, फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रहे होते हो साथ इस तरह की, और ट्रेनिंग से आपको पता चल जाता है कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बेस्ट practices at Nucor, pay for performance, on average 2/3 of Nucor steel workers pay is based on production bonus। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया कि वहाँ पे क्या कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूटिलाइज़ कर रही हैं, ये आप लोग इसको रीड कर लोगे एक दफ़ा, ठीक है। correcting inequity feelings, change inputs, change outcomes, change perceptions, leave the situation। अगर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों की फीलिंग्स जो है वो इनइक्विटी बेसिस में है कि वो एक सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो आप क्या कर सकते हो, इनपुट चेंज कर देते हो या आउटपुट चेंज कर देते हो, या लोग कोशिश करते हो लोगों की परसेप्शन चेंज हो, या फिर आप कहते हो हाँ जी वक्त के साथ ये सारी चीज़ें खुद ही ठीक होती जाएंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक एक आ जाता है जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स, आउटकम्स, दैन स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, मीनिंगफुलनेस, वर्क मोटिवेशन, ग्रोथ सेटिस्फैक्शन, जर्नल सेटिस्फैक्शन, वर्क इफेक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ड्राफ्ट टेबल सा बना हुआ है जो आपने इसको आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, इसको रीड करोगे कि ये क्या चीज़ है। अब ये बेसिकली जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल है ये है क्या चीज़ है, हम इसे कहते हैं कि ये एक जॉब डिज़ाइन मॉडल है जिसकी मदद से हम लोग ये देखते हैं कि एक चीज़ जो है मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज़ वो इंडिविजुअल के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह से अटैच्ड हैं आपस में, ये उसके लिए एक जॉब डिज़ाइन बनाया गया है, ठीक है। एरोज़ की मदद से शो हो रहा है कि किस तरह से हमें इसके बारे में पता चल रहा है, ठीक है। अब ये 1 by 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे स्किल वैरायटी। स्किल वैरायटी क्या है कि एक बंदा कितना टैलेंटेड है, उसके पास कौन से स्किल्स और टैलेंट्स है कि वो अपना काम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद टास्क आइडेंटिटी। टास्क आइडेंटिटी क्या है कि एक बंदा इंडिविजुअली कितना काम कर रहा है, वो अपने ओवरऑल जॉब को कंप्लीट कर रहा है या उसके ज़िम्मे जितना हिस्सा दिया गया है वो उसको कंप्लीट कर रहा है या नहीं, उसे हम नाम दे देते हैं टास्क आइडेंटिटी का, ठीक है। फिर टास्क सिग्निफिकेंस, हम कहते हैं कि एक डिग्री लेवल जो हमारे पास आ जाता है कि एक जॉब किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को और सोसाइटी को अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या चीज़ है, ऑटोनॉमी हम कहते हैं कि एक स्टेट है जो एम्प्लॉइज़ को क्या कर रही होती है, उन्हें एक आज़ादी दे रही होती है कि वो किस तरह से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जब ऑटोनॉमी की सिचुएशन के दौरान क्या होता है कि लोग जो हैं इंडिविजुअली अगर बात करें हम लोग, वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और अपने डिसीजंस के ऊपर जो है इंसार कर रहे होते हैं, ये नहीं कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम ऑटोनॉमी नाम लेते हैं ऑटोनॉमी का। इसके बाद आ जाता है फीडबैक फ्रॉम जॉब। फीडबैक फ्रॉम जॉब क्या है कि आप ओवरऑल परफॉर्मेंस को दोबारा से डिस्कस करते हो कि हाँ जी कितना लेवल जो है एम्प्लॉइज़ को वो मिल रहा है सेटिस्फैक्शन का, और वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताया जा रहा है ओवरऑल किस तरह से लिंक कर रहा होता है आपकी वर्क मोटिवेशन, ग्रोथ सेटिस्फैक्शन, जनरल सेटिस्फैक्शन और वर्क इफेक्टिवनेस के साथ, यही चीज़ें अचीव कर रही होती हैं इन तमाम गोल्स को।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोर जॉब करेक्टरिस्टिक, सॉरी जिसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया वन बाय वन, दोबारा इनको यहाँ पे कर देता हूँ। स्किल वैरायटी क्या है? द यूज़ ऑफ डिफरेंट स्किल्स एंड टैलेंट्स टू कंप्लीट अ वैरायटी ऑफ वर्क एक्टिविटीज़। टास्क आइडेंटिटी क्या है? द डिग्री टू विच अ जॉब रिक्वायर्स कंप्लीशन ऑफ ए होल और आइडेंटिफाइबल पीस ऑफ वर्क। टास्क सिग्निफिकेंस क्या चीज़ है? द डिग्री टू विच द जॉब अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। Autonomy provide freedom in independence and discretion in scheduling work and procedures. Job feedback, the degree to which employees can tell how well they are doing. ठीक है, ये सारी चीज़ें वन बाय वन एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ थ्रू जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट क्या चीज़ होती है? अ जॉब डिज़ाइन प्रैक्टिस इन विच एम्प्लॉयज़ आर गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर शेड्यूलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड प्लानिंग देयर ओन वर्क। हम कहते हैं कि इसमें लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ा दी जाती हैं, ठीक है, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाती है कि वो किस तरह से शेड्यूल कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और आने वाले टाइम में अपने वर्क को उसका प्लान कर रहे हैं, ठीक है। कंबाइन हाईली इंटरडिपेंडेंट टास्क इनटू वन जॉब, इस्टेब्लिशिंग क्लाइंट रिलेशनशिप, गिव एम्प्लॉइज मोर ऑटोनॉमी ओवर देयर वर्क। ये सब तीनों चीज़ें जो है जॉब इनरिचमेंट का हिस्सा बनती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जॉब एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या चीज़ है? अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट प्रेजेंटेड बाय 4 डायमेंशंस। ये कहते हैं एम्पावरमेंट की 4 डायमेंशंस हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन, मीनिंग, कॉम्पिटेंस, इम्पैक्ट। Self determination, they have freedom, interdependence and discretion over their own activities, meaning they care about their work and believe that what they do is important. Competence, their ability to perform the work well and have a capability to grow with new challenges. Impact, active participants in the organization, that is their decisions and actions influence the company's success. हम कहते हैं कि यहाँ पे आज़ादी भी दी जा रही होती है, ठीक है, लोग अपने काम को केयरफुली परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो अपनी एबिलिटीज़ के लिहाज से परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। फिर ये देखा जा रहा होता है कि वो किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।